नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया की सियासत में फिर से भूचाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, आपकी जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामनेई ने ट्रंप को क्रिमिनल कहा और आरोप लगाया कि ईरान में तबाही मचाने के पीछे सीधे तौर पर ट्रंप जिम्मेदार हैं। साथ ही ईरान को हड़पने को लेकर उनके इरादे जाहिर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक अपराधी हैं, ईरान को हड़पना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में होने वाली मौत के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं की वजह से यहां हिंसा और नुकसान हो रहे हैं। इस बात का भी जिक्र किया खामनेई ने। आरोप काफी गंभीर है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं यहां पर जो सिचुएशन है ईरान में, उसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिम्मेदार है। तो ट्रंप पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं राष्ट्रपति खामनेई और इसी वजह से देखिए कहीं ना कहीं आपको बताया क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो तबाही किसने मचाई है, उसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल ट्रंप ने जो है ईरान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। साथ साथ ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने और हिमाकत की तो कहीं ना कहीं ईरान का जो टकराव है फिर से बढ़ेगा और ईरान के साथ अगर कुछ भी होगा तो जाहिर है पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। ट्रंप एक क्रिमिनल है, खामनेई ने साफ तौर पर कहा। और अब किस अस्थिरता की बात वो करें मिडिल ईस्ट में, किसका इसका जो प्रभाव है वो किस किस पर पड़ेगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं या फिर हमला करते करते वो बैकफुट पर चले गए हैं, या फिर ये समझे कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो बहादुरी के साथ लड़ते रहे और मदद पहुंच रही है। अब मदद पहुंच रही के मायने हम क्या निकालें कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करने वाले, इस बात का जिक्र और इसी बात का अंदेशा खामनेई को हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर और हस्तक्षेप किया तो अंजाम भुगतने होंगे, क्योंकि पहली दफा नहीं है जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया हो ईरान में, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसे में क्या ईरान में एक बार फिर से, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ईरानी राष्ट्र पर हुए जिस तरीके से बर्बादी चल रही है वहां पर, उसके लिए खामनेई ने कहा है कि ईरानी राष्ट्र पर नुकसान हुआ है, ट्रंप ईरान की तबाही के लिए जिम्मेदार है, ये कहा है। ट्रंप पर बरसे खामनेई, अमेरिका ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, इस बात का भी जिक्र किया है। तो ये जो आरोप है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे, कहीं ना कहीं काफी गंभीर हो जाते हैं। खामनेई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र पर हुए नुकसान, बर्बादी, बदनामी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति दोषी है। हाल ही में जारी राजद्रोही गतिविधियों में भी अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने ही इसकी योजना बनाई और कार्रवाई की है। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है। इस्लामिक क्रांति की शुरुआत से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर अपना दबदबा खो दिया है। वो ईरान को फिर से अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबदबे में लाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि पहले भी हो चुका है। ये सिर्फ मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी नहीं है, ये अमेरिका की हमेशा की नीति रही है, हमेशा की पॉलिसी रही है। इसीलिए खामनेई ने बेहद गंभीर आरोप जो है वो लगाए कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ साजिश रची है। ट्रंप ने खुलकर आंतरिक मामलों में दखल दिया है, इस बात का जिक्र जो है वो राष्ट्रपति ने किया है ईरान के, और कहा है कि अगर अमेरिका यहां पर फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ साजिश रची है, ये साफ आरोप लगाए। ट्रंप ने खुलकर आंतरिक मामलों में दखल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं, इजराइल से जुड़े तत्व भी शामिल रहे हैं इस हस्तक्षेप में। यानी कि जो सिचुएशन ईरान में चल रही है, भले ही वहां की जनता बाहर आ गई है, भले ही वहां पर प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान में हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। इस्लामी गणराज्य को खत्म करना लक्ष्य था और यही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें उनकी सोच रही है, उनका मिशन रहा है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। ये बयान नहीं है, ये अमेरिका के सत्ता तंत्र पर खुली चुनौती है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे कभी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट कहा गया, आज वही ट्रंप ईरान की नजर में युद्ध अपराधी है। खामनेई का सीधा आरोप, ट्रंप के आदेश पर ईरान पर आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक हमले हुए जिससे देश को भारी नुकसान पहुंचा। खामनेई का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ा, ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तेल, बैंकिंग और दवाइयों तक पर वार किया गया, और फिर आया वो हमला जिसने पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। तो अमेरिका वर्सेस ईरान की ये जो बातें हैं ये नई नहीं है और ये पहले भी हो चुकी है।
2018 का हम जिक्र कर ले, न्यूक्लियर डील से बाहर किस तरीके से किया था अमेरिका ने ईरान को, तो ये तमाम तरह के हम आपको ग्राफिक्स के जरिए डील बता रहे। 2018 में न्यूक्लियर डील से बाहर कर दिया था अमेरिका ने, उस वक्त जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। 2019 की बात करें, ईरान पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उस वक्त भी सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा था। यानी कि ये जो अगर हम देखें तनाव है, ये नई बात नहीं है। 2020 में ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या, 2020 में ये मामला भी काफी गर्माया था, और ये हिस्ट्री आपको बता रहे कि ईरान अमेरिका के बीच 2024 में खामनेई का खुला हमला, और अभी 2026 चल रहा है। स्थितियां जो है वो नई नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। ये जो क्लैश है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो पहले भी रहा है। अमेरिका वर्सेस ईरान की ये जो तस्वीर है ये नई नहीं है, ये इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, इसका लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, और उसी बैकग्राउंड में सिलसिलेवार तरीके से आपको बता भी रहे कि किस तरीके से कब कब क्या क्या हुआ है। पहले आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, ईरान आज भी नहीं भूला इस बात को। खामनेई का कहना है कि ये एक राज्य प्रायोजित हत्या थी, और इसका आदेश सीधे व्हाइट हाउस से आया था। ट्रंप ने ईरान में तबाही मचाई, वो एक क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। खामनेई का बयान ऐसे वक्त आया जब ट्रंप फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी में है, और सवाल यही है कि अगर ट्रंप लौटे तो देखिए ईरान अमेरिका टकराव युद्ध में बदल सकता है इस तरह की स्थिति, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के सत्ता का मुख्य केंद्र है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में अभी देखिए वेनेजुएला वाली स्थिति हुई है, और अभी उस स्थिति के बीच आप जरा देखिए ईरान अमेरिका टकराव युद्ध में बदलेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अगर ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है तो क्या होगा। ईरान अमेरिका टकराव युद्ध में बदल जाएगा, मिडिल ईस्ट में क्या इससे तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए भारत के भी अपने रिश्ते ईरान के साथ, और देखिए अमेरिका की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप तो लगातार कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा शांति दूत तो कोई है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ट्रंप की राजनीति पर भी दबाव बन रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या युद्ध रोक रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा युद्ध मैंने रुकवाए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उन पर ये एक और गंभीर आरोप लगते हैं कि ईरान की स्थितियां कहीं ना कहीं वो भड़का रहे हैं, तो ये उनकी छवि के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत खराब जो है वो हो जाता है। तो ईरान में प्रदर्शन के आंकड़े भी आपको लगातार बता रहे हैं। शुरुआत 28 दिसंबर 2025 से हुई है, और इसमें मौतें कितनी हुई हैं, 3000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इंटरनेट बंद रहा है 8 दिन तक, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के युग में जब सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है। गिरफ्तारियां 12,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच खामनेई का हमला साफ संदेश है, ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, और ट्रंप के लिए ये चेतावनी है। पुराने फैसले नई मुसीबत बनकर लौट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि लगातार धमकियों के बावजूद ईरान पर सीधे हमले से क्यों बच रहा है अमेरिका। क्या अमेरिका को अपनी छवि बचाने का डर है, या फिर अमेरिका के मन में कोई और बात है? क्योंकि एक तरफ आपको ये भी कहना है कि सबसे बड़े शांति दूत हम हैं, सबसे बड़े पीस मेकर हम हैं, सबसे ज्यादा अमन चैन अमन शांति के जो है हिमायती हम हैं, और उन सब के बीच आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर हम देखें ईरान की जनता पर और अत्याचार होता है, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके के करके मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ शिवदान सिंह है जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हुसैन जावेद है पत्रकार पाकिस्तान, सुधीर सिंह है विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवदान जी, किस तरीके से देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया? वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ईरान में जो आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हैं वो लगे रहे और मदद पहुंच रही है। तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की फिराक में है? देखिए, अमेरिका ने ईरान पर ऑलरेडी हमला कर दिया है। आज के युग में सीधी लड़ाई की जगह परोक्ष युद्ध लड़ा जाता है, और परोक्ष युद्ध के कई प्रकार हैं। जैसे कोई देश दूसरे देश में आतंकवाद फैलाए, कोई देश दूसरे देश में इस तरह की अस्थिरता फैलाए, जिस प्रकार की ईरान में अस्थिरता चल रही है, वहां की आम पब्लिक सड़कों पे आ गई है, उनको इस तरह के भड़काना, उनको सारे साधन उपलब्ध कराना जिससे कि इस तरह की जो अशांति है उसको और भी और ज्यादा हवा मिले, और वहां की सत्ता परिवर्तन कराना। तो यही काम अमेरिका ने बांग्लादेश में किया है,
यही काम विश्व के और कई देशों में कर चुका है। यही काम अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से उठा लिया। तो अमेरिका इस वक्त जो है एक तरह से ऑलरेडी परोक्ष युद्ध लड़ रहा है कई जगह पर, और ये ईरान के खिलाफ ऑलरेडी अमेरिका का परोक्ष युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, जिसका की पूरी जो प्लानिंग है अमेरिका ने की है। अमेरिका इनको पूरा सहयोग दे रहा है, उनके प्रदर्शनकारियों को। और इसीलिए अमेरिका बार बार कह रहा है यदि प्रदर्शनकारियों पर और सख्ती बरती जाएगी या उनके साथ और कोई हाथ होगा तो उसमें अमेरिका को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है अब उन प्रदर्शनकारियों को विश्वास दिलाता रहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर स्थिति में। तो इसलिए अमेरिका ने ऑलरेडी ईरान पर हमला कर दिया है, और ईरान जो है अमेरिका के हमले की वजह से बुरी तरह से परास्त हो रहा है और पूरी तरह से परेशानी में है। इस्लामिक गणराज्य को खत्म करना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। हुसैन जावेद साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने शो में इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि कामनाई साहब का जो बयान कल आया, ये बयान आना ही था, और क्योंकि वो स्टेट को हेड कर रहे हैं और उनके मुल्क के ऊपर इस तरह की एक एमरजेंसी तारी हो चुकी है, तो ऐसे में कोई भी स्टेट जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इसी तरह का बयान देगा कि हम अपने अवाम की हिफाजत करेंगे, और किसी तरह का भी जो फॉरेन एग्रेशन आएगा हम उसके हाथ को तोड़ भी सकते हैं। तो यही कुछ कहा उन्होंने भी। और ऑब्वियसली ईरान के अंदर अगर हम ईरान के समाज को देखें 1979 से लेकर आज तक, वहां की एक फजा ऐसी रही कि अमेरिका के बारे में, अमेरिका के खिलाफ नारे लगते रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एक अवामी नफरत भी रही है। तो वो चीज हमें उसी का जो एक अक्स है वो हमें कल इनकी स्पीच में भी दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी है, आपका इंट्रो सुना है, तो उसकी बुनियाद पे मैं ये भी मतलब यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, आई थिंक कि ट्रंप ने एक तरह का होल्ड लिया है। शायद उनको लगा कि अभी ये वो टाइम नहीं है एक फुल स्केल हमला ईरान के ऊपर कर दिया जाए। और इस बारे में जो गल्फ के कंट्रीज हैं, आप उसमें सऊदीया की बात कर लें, कतर की बात कर लें, और भी कई कंट्रीज हैं, उनकी जो राय थी वो भी यही थी कि ये वो वक्त नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आप वहां पे हमला करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल भी जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप ने होल्ड किया है। अब ये होल्ड 6 माह चले, 1 साल चले, इस बात को हमें देखना होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक बात याद रखें, ट्रंप पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ अगर हम उनका कंपैरिजन करें, ये एक बिजनेसमैन है और ये हर चीज को डील की निगाह से देखते हैं। मैं समझता हूं आज भी वो ये चाह रहे होंगे कि अगर एक डील हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और जंग की तरफ इस तरह से हमें जाना ना पड़े। क्योंकि हमने ट्रंप का पिछला टाइम भी देखा, जब वो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने कोई इस तरह की कोई जंग स्टार्ट नहीं किया, हर जगह वो इस तरह डील की बात ही करते रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां तक ईरान है, ईरान की सिचुएशन बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि हमें इस बात का कोई खतरा नहीं है कि अगर हमने तबाह होना है तो हम बहुत सौ का नुकसान करके जाएंगे। उनकी हुकूमत इस बात पर बिल्कुल तैयार बैठी है। तो मैं समझता हूँ ये बात सही है कि अगर हमला किया गया तो ना सिर्फ ईरान बल्कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वहां पे एक तरह की आग लग जाएगी और इसके असरात कई सालों तक जाएंगे। ठीक है, सुधीर सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश मैं ये करूंगी कि ट्रंप का ये कहना कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, तो क्या ट्रंप एक बार फिर से ये डिसाइड करने वाले हैं कि ईरान में कौन सत्ता पर बैठेगा, और ये कितना सही भी है? हालांकि ईरान की स्थितियां जो है बहुत अच्छी नहीं है, वहां की जनता वाकई में परेशान है, ये प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। देखिए, हमारे दोनों लोगों ने जो अभी कहा, ये अमेरिका की तरफ ये गन चलाना है, प्रिजुडिस हो के अमेरिका को गोलियां मार रहे हैं सीधा टक टक टक। सवाल ये है कि ईरान में जो लोग रोड पर हैं गोलियां खा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे गोलियां नहीं खा रहे हैं। मुल्ला तंत्र ने वहां पिछले 47 साल में भसड़ मचाया हुआ है, लोगों के अधिकारों का बाजा बजाया हुआ है, महिलाओं को चौथे दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है, इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था समाप्त है ईरान के अंदर। पानी तेहरान जैसे महत्वपूर्ण शहरों में नहीं है, पानी का डेली बेसिस पे संकट है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको ये आकलन करना चाहिए। आप और हम, ट्रंप गलत हैं ये हम बिल्कुल इसको मानते हैं, लेकिन यहां ईरान में ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ये लोगों का मूवमेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं कि 11,000 लोग मारे जा चुके हैं।
अब 11,000 लोग ट्रंप के कहने पे गोली नहीं खाएंगे। बड़ी क्लियरिटी की ये जो है मुल्ला तंत्र के खिलाफ डेमोक्रेटिक असरजेंस है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। अब है कि ट्रंप इसमें फायदा लेना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कौन देश नहीं लेना चाहता है? हर देश लेना चाहता है अपने दुश्मन देश से फायदा। तो सवाल यह है कि मुझे लगता है कि अगर अमेरिका किसी भी प्रकार से हमला करता है तो वो कहीं ना कहीं मुल्ला तंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि मुल्ला तंत्र फिर वो इस्लाम का लड़ा देगा। आप देखिए इस्लाम का घिनौना रूप कि मारने वाला इस्लाम है, मरने वाला इस्लाम है, और सारे इस्लामिक मुल्क जो हैं वो चुप हैं। उनके मुंह में अलीगढ़ का ताला लग गया है, वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन यही अगर इजराइल एक मुसलमान को मारता तो कैंडल लाइट प्रोसेशन भारत, पाकिस्तान और पूरे इस्लामी मुल्कों में रोड पर नजर आता। ये कैंडल गायब है आज के डेट में, इसलिए कि मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला मुसलमान है। तो इस परिस्थिति में ट्रंप को चाहिए, ट्रंप सब काम गलत करते हैं, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अगर ट्रंप इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं तो ये एक अच्छा सपोर्ट होगा, ये मानवता के लिए सपोर्ट होगा, ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए सपोर्ट होगा, जिसके लिए अमेरिकन वैल्यूज है, जो फाउंडर अमेरिका के फाउंडर्स हैं उनका वैल्यूज ये रहा है, उसके अनुसार ट्रंप ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन ट्रंप को किसी भी तरह से सैनिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कूटनीतिक, परोक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का भर्त्सना करना चाहिए, सैंक्शन वगैरह जरूर और बढ़ाना चाहिए। इससे वो जो है इस मूवमेंट को मदद कर सकते हैं। मेरी आत्मा तो कम से कम ईरान के उन लोगों के लिए है, रो रही है जो कि रोड पर गोलियां खा रहे हैं, लाशें कुत्ते खा रहे हैं, हालत यहां तक बुरी हो चुकी है। तो एक इंसान होने के नाते भी हमें सोचना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार मुल्ला तंत्र है कि डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे लगता है कि इसके लिए मुल्ला तंत्र जिम्मेवार है, और मुल्ला तंत्र को जाना चाहिए, उनका समय हो चुका है। हुसैन जावेद साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सुधीर जी की बात से? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति खामनेई ने भी कहा कि इस्लामिक गणराज्य खतरे में है, इजराइल भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, इजराइल भी कुछ ना कुछ कर रहा है और अमेरिका भी। जी, मैंने इनकी बात सुनी है और थोड़ा सा मैं इनकी बात पे हैरान भी हुआ कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देके वहां के हालात की बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स किस मुल्क से शाया होता है सबको पता है, वहां पे किसका बयानिया इस तरह से कहा जाता है सबको पता है। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे तकरीबन पता नहीं इतने हजार लोग मर गए, अभी तक जो फिगर है वो 3,000 तक के फिगर है, और ये भी इतने कंफर्म नहीं जो लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। और एक और बात है, देखिए ईरान के अवाम अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ होते हैं, मैं उनकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद उनका जो इनकलाब है जिसको एक तरह का आंदोलन भी कहते हैं 1979 से आ रहा है, मैं उससे कुछ इख्तलाफ भी रखता हूं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल यहाँ पे जान चुका हूं कि अवाम अपनी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। अगर ये ना होते तो जो वेनेजुएला में आपने देखा है वो यहाँ पे होता। ठीक है, तो ईरान को ना पहली बात है वेनेजुएला समझे मत, और ईरान के अवाम को अमरीकी मीडिया की आंखों से मत देखें। नहीं, तो वो ईरान में तो उनके पीछे प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के लोग तो महंगाई से परेशान है, बुरके में जिस तरीके से अब जो स्थितियां हुई थी उन प्रतिबंधों से भी लगातार परेशान है। आपको क्या लग रहा है वहां की जनता जो है खामनेई साहब के पक्ष में है? देखें, इसमें कोई शक नहीं, वहां पे हालात खराब है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर लॉलेसनेस के मसले भी, और पिछले 2 साल जो है वहां बहुत ज्यादा सख्त गुजरे। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा ना, जिस तरह से कासिम सुलेमानी को वहां पर मार दिया गया, ईरान के जो टॉप इस तरह की लीडरशिप है, इवन उनके प्रेसिडेंट जिन हालात में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो जहां पे इस तरह तबाह हुआ, तो सवाल तो उठते हैं वहां पे। लेकिन एक बात है, अभी भी तमाम खामियों के बावजूद ईरान के अवाम जो है वो खामनाई के पीछे खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उसको वेनेजुएला बिल्कुल मत समझो ना। आप कह रहे हैं अमेरिका वहां पे आएगा और एक सिविल राइट्स रहेगा, वहां पे एक तरह की जमहूरियत आएगी, तो साहब आप याद करें ना, इराक को याद करें 2003 में, उस टाइम बुश ने क्या कहा था, हम इनको पार्लियामेंट्स देंगे, हम इनको डेमोक्रेसी देंगे, और सबने देखा इराक में क्या हुआ, 10 लाख लोग वहां पे इस तरह मारे गए। और इराकियों ने खुद कहा था भाई सद्दाम हुसैन एक खराब आदमी था, जालिम आदमी था, लेकिन उसके बाद कोई विकल्प नहीं है ना। आप अगर आज आप ईरान से ये हुकूमत हटा रहे हैं, मुझे बताएं आप लाएंगे किसको? वहां पे सेकंड चॉइस ईरान के अवाम के पास क्या है? शेरशाह का बेटा, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्या अवाम उसके साथ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कई चीजें हैं जो हमें जमीन के हकायक को देख के इस तरह से चलना चाहिए। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई है यहाँ पर हुसैन साहब की कहीं ना कहीं जो खामनेई है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ टेररिस्ट को भी फंड कर रहे हैं ताकि ईरान में जो है स्थितियां खराब हो, उसमें
दबे शब्दों में पाकिस्तान का भी नाम आया है कि पाकिस्तान से भी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। देखें, अभी तक जो ईरानी हुकाम ने जो भी बातें रिकॉर्ड पे की ना, उन्होंने इसमें मोसाद का नाम लिया है, उन्होंने इसमें अमरीकी एजेंट्स का नाम लिया, और वो ये कह रहे हैं कि जो हालात खराब हुए हैं ईरान में, इनके पीछे ये है। उसमें पाकिस्तान का नाम किसने लिया? और सबसे अहम बात है, मैं कल भी आपके चैनल पे था, मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान को क्या इंटरेस्ट है कि हम ईरान को डी स्टेबलाइज इस तरह से कर लेंगे। अगर हमने उनको उस तरह करना होता तो जो उनकी जून में इसराइल के साथ जंग हुई है, क्या वजह कि ईरान जिस मुल्क का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है वो पाकिस्तान है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत किस्म का नैरेटिव है। शिवदान जी, मैं सवाल बताइए। शिवदान जी, यहाँ पर हुसैन साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा शुक्रगुजार पाकिस्तान का है ईरान, जबकि ईरान की तरफ से कुछ कुछ और चीजें कही जा रही। हाँ जी हुसैन साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ईरान क्यों उसका एहसानमंद होगा पाकिस्तान का, जबकि इजराइल और ईरान में जो जंग हुई थी तो उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता था ईरान के खिलाफ। और अभी भी अमेरिका यदि ईरान पर हमला करेगा तो उसका बेस पाकिस्तान में ही होगा। और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं पूरी तरह से, और आपने ऑलरेडी ईरान में हवाई हमले भी किए हैं, तो किस तरह से आप मुझे बताइए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है ईरान पाकिस्तान का एहसानमंद है और पाकिस्तान के साथ उसका एक स्पेशल। आपने तो कभी उसके साथ दोस्ती वाला संबंध रखा ही नहीं। आपने तो ये सोचकर ये इल्जाम लगा करके वहां के आतंकवादी ने आके पाकिस्तान में हमला किया इस तरह से, तो उसके एयर स्ट्राइक कर दिया। और उसके अलावा बार बार यही थ्रेट होती है अमेरिका की कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के बेसों से ईरान पर हमला करने के लिए। और अभी भी यदि ईरान पर हमला होता है तो पाकिस्तान के बेस ही इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए आपका यह कहना गलत है कि पाकिस्तान का वो एहसानमंद होना चाहिए। ठीक है सुधीर जी, अगर डायरेक्ट हमला, सैन्य कार्रवाई अमेरिका अगर करता है ईरान पर, तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप की छवि पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो तो लगातार खुद को शांति दूत बता रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमले हमने रुकवाए हैं, युद्ध हमने रुकवाए हैं। देखिए, ये सब मोनिका जी कहने की बातें हैं। कोई अमेरिका का इतिहास खून से रंगा हुआ है। अमेरिका जितनी भी निर्वाचित सरकारें दुनिया की डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, उनको भगाने में अमेरिका को अगर गोल्ड मेडल दिया जाए तो गलत नहीं है। तो कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि युद्ध जो है वो अमेरिका किसी भी फॉर्मेट में नहीं करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से मदद करेगा, और उसकी जरूरत भी है। अगर सही में मुल्ला तंत्र को अमेरिका भगाना चाहता है ईरान की सरजमीन से, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इनडायरेक्ट सपोर्ट करे आंदोलनकारियों को। चूंकि आंदोलनकारी तो पूरे जोश से आए हैं और मरने के लिए तैयार हैं, इसलिए इतनी लाशें बिछ रही हैं। कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक ये अपने पाकिस्तान के अपने साथी बता रहे थे कि पाकिस्तान का ये है, तो उसमें तो उनका जो भी कहना हो, लेकिन मैं अपने रक्षा विशेषज्ञ से सहमति करूंगा कि अगर हमला होता है तो बलूचिस्तान में जितने एयरबेसेस हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान अमेरिकन सैन्य कमांड को दिया हुआ है। वो उनका एक इन टोटो एग्रीमेंट है, अनडिक्लेयर्ड एग्रीमेंट है, उसके तहत ये ऑलरेडी उन्होंने प्रोमिस किया हुआ है। तो अगर हमला होता है तो पाकिस्तानी बेसों का इस्तेमाल होगा, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं होना चाहिए। क्योंकि तेहरान जो है वो जो बहुत ही नजदीक वाला एयरबेस है बलूचिस्तान में, उससे मात्र 1300 किलोमीटर पर तेहरान है, और पूरा पूर्वी ईरान उसके फोकस में आता है। तो निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन शायद उसकी संभावना नहीं है, इसलिए कि हमला नहीं होगा। और ट्रंप डिप्लोमेटिक तरीके से करेंगे। आप ट्रंप के पिछले 2-3 दिन के एटीट्यूड को देखिए, वो चेंज हुए हैं, और उनके भाषणों से भी बात निकल रही है कि भाई वो उसको मूवमेंट को मदद कर रहे हैं, लेकिन शायद वो हमला अभी नहीं करेंगे, और वो उस पर विचार कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पोस्चरिंग हो रही है। साउथ चाइना सी से अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा जो है वो फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ, इंडियन ओशन को अभी क्रॉस कर रहा है, और वो कल सुबह तक पहुंच जाएगा फारस की खाड़ी तक। उसके पास इतने मिसाइल हैं और इतने
बॉम्बर्स प्लेन भरे पड़े हैं कि अकेले ईरान को ध्वस्त करने के लिए वो काफी है। तो ये सारा चीज जो है अपने जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका का इतिहास बहुत ही खून से रंजित है, लेकिन वैश्विक राजनीति में ये मायने नहीं रखता। वैश्विक राजनीति में मायने रखता है कि आपने क्या किया है, आपका क्या अचीवमेंट है। आप मदुरो को पकड़ के, निकोलस मदुरो को ट्रंप ले आए न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर अमेरिकन के लिए, तो अमेरिका की दादागिरी स्थापित हो गई दुनिया में। आप बोलते रहिए जो बोलना है। तो वो अपना अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। बिल्कुल। हुसैन साहब, अब आपकी जमीन का इस्तेमाल होगा ईरान में, और जिस तरीके से यहाँ पर खामनेई ने कहा, जैसे मैंने जिक्र अभी किया भी था कि दबे शब्दों में कहा जा रहा है कि वाकई में कुछ आतंकवादियों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जनता नहीं आंदोलन कर रही है, यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिनके द्वारा प्रायोजित चीजें हैं ताकि व्यवस्था फैले। देखिए मैम, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैंने आपके पैनलिस्ट की सुनी बात, एक बात से तो मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि अभी कोई जंग इस तरह होने नहीं जा रही है, और उन्होंने सही कहा है। ट्रम्प जो है वो भी यही चाहेंगे कि डिप्लोमेटिकली इस सारे मसले का हल इस तरह से है। तो जंग शायद फिलहाल हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि टल गई है। लेकिन एक और बात है कि अभी एक और बात इसमें कर्नल साहब ने भी की और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी की कि हम अपनी उनको बेसिस देंगे अमेरिका को अगर वो ईरान पे हमलावर होते हैं। तो साहब ये 2001 नहीं है कि जब इस तरह से अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था और हमने अमेरिका को फुल एयर सपोर्ट दी थी, इंटेल सपोर्ट दी थी और इस तरह सब कुछ हुआ था। हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात है वो इस वक्त बहुत अच्छे हैं। कर्नल साहब की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज से 2 साल पहले हमने वहां पे एयर स्ट्राइक की थी, उस टाइम हालात बहुत ज्यादा चेंज भी थे। लेकिन पिछले 1 साल में ग्लोबल वर्ल्ड में जिस तरह से आप देखें ना, हर जगह हर जो एक खित्ता है वहां पे चेंजेस आ रही है। बांग्लादेश में आई है, अफगानिस्तान के अंदर आई है, ईरान के अंदर आई है, तो मंजरनामा चेंज भी हो रहा है। जरूरी नहीं होता इंटरनेशनल अफेयर में जो कल आपका दुश्मन होता है वो आपका दोस्त भी हो सकता है। यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे अहम चीज होती है। तो मैं नहीं समझता, और हमारी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इस पूरे क्राइसिस का एक पीसफुल हल चाहते हैं और इसको डिप्लोमेटिक अंदाज से हल किया जाए। और माजी में ऐसी एग्जाम्पल भी हमने अमेरिका के सामने सेट की कि साहब हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा आपसे मौकिफ अलग है और हम अपने मौकिफ पर खड़े भी रहे। तो आप देखिएगा, अगर तो जंग होती है, जंग कोई नहीं चाहता कि मतलब ईरान अमेरिका की जंग हो, लेकिन पाकिस्तान उसमें ईरान के खिलाफ ना अपनी जमीन देगा ना किसी तरह के कोई वसाइल अमेरिका को देगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो क्या खतरा है पाकिस्तान को, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई आप तो साथ नहीं दे रहे। साथ नहीं दे रहे हम। देखिए सिर्फ इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है, मैंने इससे पहले भी आपके शो में आ अभी रही कहा हूँ कि सुधीर जी, आप ही के पास आ रही हूँ। जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब सबसे अहम है, उसने भी अमेरिका को कहा कि आप अभी जंग में ना जाएं, ये पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज कर लेगी। हमारा भी वही इसमें कंटेंशन है और अमेरिका भी इस बात को अच्छे अंदाज से समझ चुका है। यही वजह है कि अभी जंग नहीं होने जा रही। अभी सर ने कहा कि उनके जो है वो इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं और वो इस तरह ईरान को तबाह कर देंगे। तो देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि वहां पे जंग टल गई, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी खतरा है कि कतर में जो उनके फौजी थे वहां पे ईरान कहीं अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ना करे। यही वजह है कि वहां से उन्होंने काफी फौजी अपने जो है उनको बुलवा भी लिया है। एक और जो इसमें बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका को कि ईरान इस खिते में, देखें अमेरिका तक तो ईरान के मिसाइल जाएंगे नहीं, उनकी फौज जा नहीं सकती, फासला बहुत है और अमेरिका का उनका कोई आपस में मैच नहीं है। लेकिन हमने जून में देखा है कि इसराइल ईरान की रेंज के अंदर आता है और वहां बहुत कुछ तबाही भी हुई थी। तो ये भी अमेरिका को इस तरह का खतरा है कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल तक ईरान तो सीमा कम से पर कम। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए सुरक्षा खतरा पैदा होगा अगर ऐसा होता है अमेरिका की तरफ से? देखें, मैं तो यही कहूंगा कि जंग होती है तो हमारे लिए जो असल खतरा होगा कि वहां से जहां भी जंग होती है ना, रेफ्यूजीज का एक फ्लो आता है और फिर आप उसको रोक नहीं सकते, और इससे जो अमन अमान की सूरत हाल होती है वो काफी हद तक डैमेज हो जाती है। ठीक है सुधीर जी। सुधीर जी कुछ कह रहे हैं आप? सुधीर जी अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए, सवाल क्या था?
जी सुधीर जी, मैंने यहाँ पर हुसैन साहब से प्रश्न किया कि पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होगा। जाहिर है भारत भी कहीं ना कहीं तनाव में है, हालांकि क्योंकि टैरिफ की बात लगातार राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं ना कि भाई जो भी ईरान से रिश्ते रखेगा उसको दिक्कत होगी। हालांकि कहीं ना कहीं अब कुछ वक्त के लिए, तो कम से कम मेरे ख्याल से अप्रैल तक के लिए चाबार पोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में भारत के लिए क्या मुश्किलें पैदा हो सकती है उसके बाद? देखिए, ओवरऑल सारे देशों के लिए मुश्किलें होंगी। जो पेट्रोल है उसका दाम, जो क्रूड है उसका बढ़ सकता है, जो $70 पर बैरल चल रहा है मोटा मोटी, वो ऊपर जाएगा अगर लंबा चलता है युद्ध। मुझे अभी भी लगता है कि कोई युद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। उसका कारण है कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो बहुत ही खस्ता है। और ट्रंप तो कोई पाकिस्तान पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनको हेल्प करेगा अगर इन आई मीन होता है युद्ध तो। हाँ। लेकिन ईरान और अरबियन देश जो हैं वो इमीडिएट पाकिस्तान को जो भी कुछ दे रहे हैं उस पर उनको रोक लगाना होगा, क्योंकि इस्लाम के लिए भी थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। वैसे इस्लाम से कोई लेना देना मध्य पूर्व के देशों को नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के लिए कुछ नौटंकी जरूर करेंगे। तो उस नौटंकी के तहत जो पाकिस्तान है, अगर हमला होगा तो पाकिस्तान का सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, और जब सरजमीन का इस्तेमाल करेगा तो जो खाड़ी के देश हैं वो पाकिस्तान के साथ कुछ दिखावटी जो है रोक लगाएंगे, और उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी डायस्पोरा बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट में रहता है, और पाकिस्तान को बहुत वो खैरात देते रहते हैं। तो उन खैरातों पर तत्काल 2-4-6 महीने तो रोक लग जाएगी। तो नुकसान ज्यादा पाकिस्तान को होना है, भारत को बहुत नुकसान नहीं होना है, क्योंकि ईरान से हम अब जीरो पर तेल ले रहे हैं, कुछ नहीं है, हम एक भी बूंद तेल नहीं ले रहे हैं। 2018-19 से ये बंद है तेल लेना ईरान से। लेकिन नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। लेकिन मैं फिर भी अंत में ये दोहराता हूं कि अमेरिका ईरान में हमला नहीं करेगा। अमेरिका को ये खबर CIA के सोर्स से है कि आप आंदोलन को भड़काएं तो ज्यादा फायदा है, डायरेक्ट हाथ डालना जो है ठीक नहीं है। आपको याद है कि ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में कहा करते थे 2024 में कि लंबे युद्ध में जहां $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, अमेरिका को मैं नहीं झोंकूंगा। तो एक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी है, वो होने जा रहा है कुछ महीनों में, तो उसकी भी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को है, चूंकि वाटर थिन मेजोरिटी से सीनेट चल रही है, और रिपब्लिकन पार्टी का जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी बहुमत बहुत अच्छा नहीं है, तो उसमें भी कंसोलिडेट करना है ट्रंप को। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप जो है ईरान में सीधा सैनिक हस्तक्षेप करेंगे, डिप्लोमेटिक और अन्य तरीकों से जरूर करेंगे। हुसैन साहब, यहाँ पर सुधीर जी ने जिस बात का जिक्र किया, आपसे समझना चाहूंगी, हिपोक्रेसी वाकई में चलती है कि दिखावे के लिए आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वहां पर इस्लामिक गढ़ राज्य है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अमेरिका के सामने ज्यादा पाकिस्तान मुंह खोल नहीं सकता, और कहीं ना कहीं अमेरिका का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, माफ कीजिएगा, अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल वक्त वक्त पे करता है। देखिए, मैं आपको अपना मौक़िफ़ इस बारे में दे चुका हूं। हम किसी तौर भी ईरान के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हम वहां पे जो मसाइल है हाँ। उनका पुरअमन हल चाहते हैं। लेकिन एक बात मैम, आप ये देखें कि इसमें हम तो कहीं ना कहीं सस्टेन इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि लेकिन देखें अभी जो हालात है ना, पिछले 1 साल के 2 साल के, हमने देखा है कि इंडिया ने अमेरिका के दबाव पर ईरान से कई चीजों पे अपना हाथ खींच दिया। एक जमाने में IPI का गैस का मंसूबा था, इंडिया उससे हट गया। चाबहार से अब आप लोग पीछे हट चुके हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी आप नहीं हटे, लेकिन हकीकत में हट चुके हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में अपनी बात कर दी। अभी सर ने खुद कह दिया कि ईरान का तेल अब कर लेते हैं ना, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हम सब अफोर्ड कर लेते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी चिंता का विषय है नहीं है। अमेरिका के दबाव तो आप उसको फेस नहीं कर पा रहे। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो IPI हो, चाहे वो ईरान का तेल हो, चाहे वो चाबहार हो, हर जगह आपने ईरान से पलड़ा अपना झाड़ लिया। तो ये चीज दिखाती है इंडिया भी ठीक ठाक किस्म का अमेरिका के प्रेशर में है। शिवदान जी, अमेरिका के दबाव में भारत काम कर रहा है? देखिए, यदि अमेरिका के दबाव में भारत काम करता तो रूस से तेल लेना बंद कर देता। अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि रूस से भारत तेल लेना बंद करे, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका भारत से कराना चाहता है, जिससे कि भारत ने साफ मना कर दिया हम आपके दबाव में नहीं है। और अमेरिका ने जो हमारे पर टैरिफ बढ़ाया था उसको काउंटर करने के लिए भारत ने ऑलरेडी अपने लिए दूसरे मार्केट तैयार कर लिए हैं। तो इसलिए भारत जो है इतनी शक्ति बन चुका है, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, जिसके कारण अमेरिका भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता इस वक्त। इसलिए भारत जो है
कभी भी अमेरिका के दबाव में, पहले जब भारत अब अविकसित था, अंडर डेवलप्ड था, मान सकता हूं, मगर इस वक्त भारत जो है पूरी तरह डेवलप्ड है और पूरी महाशक्ति बन चुका है। तो इसलिए अभी आपको यह साफ हो जाना चाहिए कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। इसलिए अमेरिका, इसलिए भारत को किसी प्रकार से नहीं बांध सकता है। और जो भी वो कर रहा है अमेरिका, उसके केवल वही देश उसकी बात में आ सकते हैं जो उसके दबाव में हो, हम नहीं आएंगे। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। जावेद साहब, हम लोग तो लगातार मेक इन इंडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, सारी चीजें खुद निर्मित कर रहे हैं और लगातार इसे प्रमोट किया भी जा रहा है ताकि दूसरी जगहों से जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया की खत्म हो, और मुझे लगता है इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सुधीर जी, सुधीर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, आई एम सॉरी। हाँ जी, जरा सा एक सेकंड। सुधीर जी, बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया हुसैन साहब ने कि भारत की बहुत डिपेंडेंसी है बाकी देशों पर, अमेरिका के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर जा रहे हैं। तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि भाई यहाँ पर सब कुछ तो अब स्वदेशी भी निर्मित हो रहा है और हमें लगता नहीं कि हम क्या नाम है अमेरिका के दबाव में कुछ कर रहे हैं। भाई रशिया से हमारे संबंध अभी भी हैं, चाइना से जो हमें हमारे संबंध है वो बने हुए हैं, अमेरिका के दबाव में हम क्या कर रहे हैं? देखिए मोनिका जी, शिवदान जी ने इस बात को आंशिक तौर पर रखा है, मैं उनसे सहमत हूं और उसमें जोड़ रहा हूं कि पाकिस्तान का टोटल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो $40 बिलियन का और हमारा $2 ट्रिलियन का है। तो हमारा और पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है इस संबंध में, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के साथ हमारा $150 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें ऑफकोर्स $50 बिलियन हम सरप्लस में हैं। लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन, अभी 26 जनवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे, तो यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिकन यूनियन के, रिपब्लिक डे के, और हम उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन हमारा नंबर 1 साझेदार है अगर आप कंबाइंडली देखें तो उसमें हमारा ट्रेड जो है $400 बिलियन के आसपास जो है पहुंच जाएगा अगले 2 साल में, और अभी $250 बिलियन के आसपास है। अभी जर्मन चांसलर आए थे, होके गए हैं, काफी चीजें सहमति बनी है। लेकिन अमेरिका में हम जो सामान दे रहे हैं वो सामान हमारा क्वालिटी का है। अगर टैरिफ की यही हाल होती है तो हम वो सामान शिफ्ट कर देंगे यूरोप के तरफ, अमेरिका के तरफ, अमेरिका के अन्य देशों के तरफ जो अमेरिका के इतर अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के आसपास। तो हमारा डिपेंडेंसी उतना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ट्रंप जो है वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के चलते इस तरह के एटीट्यूड को ले रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज हो रहा है, एक्शन ज्यादा देखना चाहिए हमको। तो एक्शन ये है कि अभी जो लिस्ट उनकी आई है कि किसको पासपोर्ट वीजा देना है नहीं देना है, तो उसमें देखिए कि उन्होंने हमारे आसपास के सारे लगभग देशों को बांध दिया है, नहीं लिस्ट में डाला है, नो गो में, लेकिन हमको नहीं डाला है। इसी तरह से भी रिपब्लिकन एक बड़े नेता का बयान आया है कि भारत को हम एलिनिएट करके, जो इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चर्निंग हो रही है एशिया में, हम वहां मजबूत नहीं हो सकते भारत को एलिनिएट करके। तो ये चर्निंग रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी चल रही है और एक सिस्टम है, और सिस्टम से ट्रंप भी प्रभावित है अपनी पार्टी से। तो मुझे लगता है देर सवेर वो रिटर्न होंगे, क्योंकि हमारे से ज्यादा सस्ता जेनरिक दवाई अमेरिका को कोई नहीं दे सकता, बासमती चावल कोई नहीं दे सकता, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूनिक तौर पर अमेरिका को देते हैं। और अमेरिका में कमोडिटीज का जो रेट है, प्राइस है, वो आसमान छू रहा है। तो वो सारा चीज उनके टेबल पे है, और मुझे लगता है कि हमको बहुत नुकसान नहीं होना है। हाँ। ये साल बीत गया और हम आराम से चल रहे हैं, हमारा ट्रेड सर्ज कर रहा है, हम $2 ट्रिलियन को भी इस बार क्रॉस कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और पाकिस्तान को तो सीख लेनी चाहिए कि 1960 में पाकिस्तान जो है दुनिया का टॉप 10 डेवलपिंग कंट्रीज में था, आप आज नीचे से टॉप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ये सिचुएशन
जो है हमारे भाई पाकिस्तान के हैं, उनको मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वो बखूबी वाकिफ होंगे इस बात से। हुसैन साहब, आप इनकार तो नहीं कर सकते। बहरहाल मैं एक बार फिर आ रही हूँ कर्नल शिवदान जी आपके पास। क्या समझे, जैसे कि यहाँ पर सुधीर जी ने भी जिक्र किया कि भाई ट्रंप युद्ध तो नहीं छेड़ेंगे, ईरान पर डायरेक्ट हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उनका ये कहना आंदोलनकारियों को कि आप ना आंदोलन तेजी से जारी रखो और मदद बस पहुंच रही है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, मैंने जो पहले भी कहा है कि आजकल के जमाने में ये इकोनॉमिक युग है, आर्थिक युग है, तो लड़ाई भी उसी तरह से लड़ी जाती है जैसे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे वो मैन पावर में हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे देश के और सामान से हो। जब वही चीज बगैर सीमाओं पर लड़े और बगैर इस तरह का क्लासिकल युद्ध किए हुए एक परोक्ष युद्ध के रूप में प्राप्त हो जाती है, तो उसमें डायरेक्ट युद्ध की जरूरत नहीं है। ये परोक्ष युद्ध है जो ट्रंप ने ऑलरेडी अमेरिका जो है, और इसके लिए क्या होता है कि जिस देश में परोक्ष युद्ध लड़ा जाता है उसमें ऐसे कारण ढूंढे जाते हैं जिनके द्वारा परोक्ष युद्ध को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि रक्षा आपके विदेश मामलों के सलाहकार सुधीर साहब कह रहे हैं कि जो है ईरान के अंदर वहां की जनता त्रस्त थी इस्लामिक उससे रूल रेगुलेशन से जो वहां पर लगाए जा रहे थे। हाँ। जो लेडीज को वहां पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, वहां आम आदमी को स्वतंत्रता नहीं थी, तो ये कारण अमेरिका को मिले, उनको बढ़ावा दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने इसका बढ़ावा के साथ साथ वहां पर एजुटेशन शुरू कराया। मैं मानता हूं कि अमेरिका की ईरान की जनता त्रस्त है और वो अपना सुंदर चाहती, इसलिए ये शुरू हुआ है। तो ये कारण हर देश के अंदर ढूंढे जाते हैं, तभी जाकर के परोक्ष युद्ध शुरू हो पाता है। जैसे अक्सर पाकिस्तान हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे करा के अपना मतलब साधना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो सांप्रदायिक तनाव करके अपना मतलब करता है, मगर वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। मगर क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का सांप्रदायिक भेदभाव है ही नहीं, इसलिए। मगर ईरान में ये जो इस्लामिक कट्टरपन है, इसने बहुत ज्यादा वहां की जनता को त्रस्त किया हुआ है, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और वहां पर इस तरह का एजिटेशन शुरू करा दिया। तो अमेरिका का तो पर्पस सॉल्व हो रहा है और उसका परोक्ष ऑलरेडी चल रहा है। और ईरान की वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम जो वहां पे कानून लागू किए हुए या फिर नियम है, उन्हीं से परेशान है। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के लोग हैं, वो खुद ही परेशान है। इतने ज्यादा कट्टर नियम, कायदे, कानून जो उन पर लागू हैं हुसैन साहब, और इतनी कट्टरता किसी भी देश में कहीं ना कहीं उसके लिए जहरीली हो सकती है, खराब हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। देखिए, या मैं आपकी बात से पार्शली एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जो हालात है वहाँ पे, ठीक है, वो उसको इनकलाब कहते हैं, वो उनका एक खास किस्म का इनकलाब है, उनका एक खास किस्म का समाज है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे इस तरह की बंदिश भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे इस तरह का कट्टरवाद आ जाए और मतलब लोगों को सफोकेशन इस तरह से फील हो, ये उस स्टेट के हक में अच्छा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आप फिर इस तरह देखते हैं कि लोग जो है वो बेजार भी हो जाते हैं। लेकिन एक फर्क है इसमें। अगर आप यहाँ पे इराक के हवाले से देखें ना, जब सद्दाम हुसैन को हटाना था तो अमेरिका के पास कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट थे जो कि उसकी जगह आ सकते थे। उसमें कुर्द का फैक्टर भी था, उसमें जो एंटी सद्दाम फोर्सेस थी वो भी थी। इसी तरह अफगानिस्तान में जब 2001 में अमेरिका ने अटैक किया तो उनके पास सब्स्टिट्यूट थे, उनके पास नॉर्दर्न अलायंस भी था, उनके पास हिकमत यार भी था। लेकिन यहाँ आप देखें ना कि अभी तक जो अमेरिका का मसला है कि आप अगर वहां पे खामनाई को इस तरह से टॉपल डाउन कर देंगे, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि रजा शाह जो कि शहनशाह के बेटे हैं और पिछले 20-30 साल से 40 साल से अमेरिका के अंदर हैं, और वो यहाँ पे आके मतलब आएंगे और अवाम उनके सामने इस तरह से झुक जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए जो इसमें मसला वो ये भी कि भाई खामनाई को अगर हमने हटा दिया तो उसकी जगह लाएंगे किसको जिसको अवाम की हिमायत मिले। और आखिरी बात, मैं ये समझता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें हो क्या सकता है, शायद अमेरिका यहाँ पे फुल स्केल वॉर ना करे, लेकिन ये हो सकता है कि वो एक तरह की सीरियस किस्म की टारगेट किलिंग की जानिब जाए कि भाई जो ईरान की सुप्रीम क्यादत है इसी को उड़ा दो। इसमें शायद उनको लगे कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन वैक्यूम उसके बाद भी रहेगा और वहां पे एक तरह का बैलेंस जो है ना वो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा वहां। ठीक है। सुधीर जी, क्या 1953 की सिचुएशन को लौटाने की कोशिश की जा रही है, जब अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पीएम का तख्ता पलट किया था? कुछ वैसी सिचुएशन को रिपीट किया जा रहा है?
देखिए, दो तीन बातें हैं। मैं अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो भाई हैं इनसे थोड़ा अलग विचार रखता हूं कि आप डेमोक्रेसी खुद निर्णय करेगी कि किसको आना है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किसको आना है। इमरान खान आज इतने बड़े नेता हैं पाकिस्तान के, लेकिन 2018 में के चुनाव में जब वो जीत के आए उसके पहले कई एक चुनाव खुद वो हारे, लेकिन धीरे धीरे वो जीत के ऊपर आए। इतने बड़े आकार के नेता हैं कि जेल में रखने के बावजूद भी उनका भूत जो है सो कॉल्ड आर्मी चीफ का दिमाग खाया हुआ है, शहबाज शरीफ को नींद नहीं लग रही है। तो डेमोक्रेसी की पावर होती है। और एक पाकिस्तान की महिला हैं जिनको ईरान की, जिनको कि नोबेल पीस प्राइज मिला था, इबादी शायद नाम है उनका, शिरीन इबादी जी। तो उनका कहना है कि डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ा बदला है और शांतिपूर्ण होता है। तो ईरान के लोग डेमोक्रेसी के लिए उतरे हैं। उनको छोड़िए कि वो किसको लाते हैं, वो निर्णय करना ना अमेरिका का काम है, ना हमारा काम है, ना और किसी का काम है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि 1953 वाली बात, तो 53 वाली बात मुझे नहीं लगती है कि अमेरिका ऐसा कर रहा है। अमेरिका चाहता तो है, रोज चाह रहा था, लेकिन इतने सालों से क्यों नहीं कर पाया? वहां वैसी स्थिति किसने बनाई? मुल्ला तंत्र को किसने कहा था इस तरह से शासन करने के लिए? ये तो मुल्ला तंत्र ने खुद किया। आप 21वीं सदी चल रहा है, आप 15वीं सदी का शासन करेंगे तो कौन मानेगा? ईरान के लोग बहुत ही लिबरल लोग हैं। ईरान के लोग सऊदी अरेबिया के लोग नहीं हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के लोग नहीं हैं, कुवैत के लोग नहीं हैं, वो अरबियन रेस नहीं है, वो आर्यन रेस हैं। यहाँ रेशियल डिफरेंस है, सिविलाइजेशनल वैल्यूज का डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। ईरान के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह का आताताई शासन मुल्ला तंत्र लगाए हुए है, उसके खिलाफ एक जोरदार हमला है। और मुल्ला तंत्र को जाना चाहिए, दुनिया में एक बढ़िया मैसेज जाएगा कि डेमोक्रेसी की जीत हुई। मैं तो इसको डेमोक्रेसी के एक बड़ी लड़ाई के तौर पर देख रहा हूं। मुझे अमेरिका, यूरोप नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो अपने सारे मित्रों को भी कहता हूं अपने विश्वविद्यालयों में कि हमें कैंडल लाइट निकालना चाहिए। ईरान के लड़ते हुए लोगों के जो शहीद हो रहे हैं उनके पक्ष में, उनके जज्बे को हमको सलाम करना चाहिए। और पूरी दुनिया को, जो भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनको इस जज्बे को सलाम करने की आज जरूरत है। ठीक है, शिवदान सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया इन्होंने कि कहीं ना कहीं वहाँ की जनता वाकई में परेशान है, और ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से प्रदर्शन जो है लगे चलते आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती है तो किस तरीके से होगी? क्या ईरान के पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव आप देख रहे हैं मौजूदा स्थिति में, मौजूदा वक्त में? देखिए, मैं सुधीर साहब से पूरी तरह एग्री करता हूं। वहां की जनता लंबे समय से त्रस्त है। वहां की महिलाओं ने बहुत पहले अपना प्रदर्शन किया था अपनी स्वतंत्रता के लिए। और जो डेमोक्रेसी है, इसी डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट चल रही है, इसी में से उनका नेता निकल के आएगा और वो ही सच्चा नेता होगा। इस तरह से जो बाहर से थोपा हुआ, जैसे पुराने शासक का जो बेटा है वो आने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक सही ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। वो पहले ही रिजेक्टेड है, क्योंकि उसके अंदर जो राजाशाही का जो खून है वो जो है दोबारा से अपना डिक्टेटरशिप लगाएगा। इसलिए ईरान का जो नेता है वो इनमें से इमर्ज होगा और इनमें से लेकिन यहाँ पर आपको संगठित लग रहे हैं ये प्रदर्शन संगठित लग रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही बिखरी हुई चुनौती है, नेतृत्व भी स्पष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं जो मांगों की कमी है वो भी ठोस नजर नहीं आती, संगठित नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये प्रदर्शन ऐसा असंगठित होता, प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना होता, तो ये एजिटेशन इतना लंबा ना चलता। इसमें प्रॉपर जनता का संगठन है और पूरी जनता जो है एक मत है, तभी एजिटेशन जो है ये इतना चल रहा है। ये वो एजिटेशन नहीं है किसी के वो जनता को अपने आप भड़का के लाया जा रहा है या किसी के हुक्म से लाया जा रहा है। किसी के हुक्म से नहीं है, ये जनता स्वयं आ रही है मरने के लिए और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन चला था, स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसी प्रकार से ईरान में भी एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जिसमें वहां की जनता अपने आप विलिंगली पार्ट ले रही है और इस सत्ता को परिवर्तन करना चाहती है और सत्ता परिवर्तन होकर रहेगी। हुसैन साहब,
देखिए, मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को सुना और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अभी यहाँ पे जमहूरियत की बातें हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसका ईरान की हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है? हर जो मुल्क होता है ना, उसकी अपनी एक डायनेमिक्स होती है। अब ईरान इंडिया नहीं, जहाँ आप कहें कि 1947 से आज तक वहाँ पे कांस्टेंट डेमोक्रेसी चल रही है। वहाँ पे 1500 साल की बादशाहत रही है, शाह ईरान रहा है। उसका जो राज था वो 1979 में खत्म हुआ है। उसके बाद से वहाँ पे उनका जो वो कहते हैं कि उनका एक इस्लामी इनकलाब आ गया। तो अगर आप वहां के जी, इससे पहले भी वहां एक जमाने में डेमोक्रेसी थी, इलेक्शन होते थे, ऐसा कोई माहौल ईरान में नहीं है। तो उसको डेमोक्रेसी के साथ क्लब करना मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी। देखें, सबसे सबसे अहम बात, और डेमोक्रेसी भी आज के दौर में ना कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रह गया। आज चीन जो है वो दुनिया का सबसे तरक्की करता मुल्क है। क्या वहां पे डेमोक्रेसी है? आपका सबसे बेस्ट जो दोस्त है रूस, क्या आपने हिस्ट्री में पिछले 2000 साल की हिस्ट्री देखें, क्या वहां पे कभी डेमोक्रेसी रही है? तो एक टाइम आता है जब इस तरह के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं उनकी भी म्याद पूरी हो जाती है। तो डेमोक्रेसी कोई वाइड चीज नहीं कि जिस मुल्क में होगी वहां पे मसले हल हो जाएंगे। इसकी वजह से नहीं तो हुसैन कॉम्प्लिकेशंस साहब, भी फिर होती। वहां तो की मैं जनता समझता जो हूँ प्रदर्शन कर रही है, जो सड़कों पर उतरी हुई है, जो उनकी बातें हैं, फिर तो वो वैसी की वैसी रह जाएंगी। अगर भाई सेम ही उसी तरीके से शासन चलेगा जैसे चलता आ रहा है, तो फिर परिवर्तन हुआ का? क्योंकि अभी मोनिका जिस जी, तरह की तस्वीरें वहां से आती है तो वो तो बहुत ही अलग कुछ कहती है, वो तो बहुत रेवोल्यूशनरी है। सुधीर जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। सुधीर जी जल्दी से। मोनिका जी, डेमोक्रेसी इंसानों के लिए सबसे बढ़िया तंत्र है। उसमें भी 5 कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें कमियां नहीं है। बुतरस बुतरस घाली साहब यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे। उनका एक आर्टिकल है, मिलिट्रिज्म एंड डेमोक्रेसी। हर किसी को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में 75 छेद है, लेकिन डेमोक्रेसी तब भी बेहतर है। ईरान की जनता डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, डेमोक्रेसी के लिए बार बार लड़ती है, उसको दबाया जाता है। 2022 में महसा अमीनी के केस में 600 लोग मरे, लेकिन मुल्ला तंत्र ने दबा दिया लोगों के इसी बात गुबार का को। मैंने भी जिक्र लेकिन किया। इस हाँ बार जी। दबा नहीं पा रहे हैं। इतनी लाशें गिर रही हैं, लोग मरने को आ रहे हैं। इसको आप समझ नहीं सकते जब तक आप डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए जब अर्ज होता है तो लोग अपना बलिदान देते हैं, उस आग में घी डालते हैं अपने जान की। और ईरान के लोग डाल रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ईरान में लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। हुसैन साहब जल्दी से। हुसैन साहब, जी। पाकिस्तान में अब डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां पर तो सेना रूल करती है, तो इसीलिए शायद आप उससे रिलेट करके तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां भी एक तंत्र जैसा ही चलता है। देखिए, मैं इस बात को हमेशा एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उस शक्ल में नहीं रही जिसमें इंडिया में रही है। जो सच है वो सच होता है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूंगा, अपने दोनों पैनलिस्ट का जवाब दे रहा हूँ आखिरी लाइन में, अगर वहां पे कोई जमहूरियत के लिए आंदोलन ईरान में चल रहा होता ना, तो ईरान इस टाइम वेनेजुएला बन चुका होता। मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, ईरान वेनेजुएला नहीं है। और ट्रंप को यही प्रॉब्लम है कि अवाम, ईरान के अवाम अभी भी वहां पे किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहते। और जिनको आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी हैं, वो एजेंट्स हैं बाहर के जो बेनकाब हो चुके हैं। और इसी बात को तो वो कह भी रहे हैं। इस बात को खामनेई ने भी कहा है कि यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के हैं। लेकिन क्या ये वाकई में बाहर के लोग हैं? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है अमेरिका आतंकवाद का समर्थन ले रहा है और पाकिस्तान से भी मदद मिल रही है, जिसको आपने खारिज कर दिया। अलग अलग बातें। बहरहाल अभी वक्त फिलहाल इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। खामनेई ने कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर ईरान की व्यवस्था को खराब करने पर तुले हुए हैं, जबकि ईरान की जनता आज से नहीं, पता नहीं कब से लगातार परेशान चल रही है। एक और सवाल ये भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे किस देश में कौन सत्ता पर बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा। बहरहाल ये देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में ईरान में ये जो आंदोलन है ये एक नई तस्वीर पेश करते हैं। क्या वहां पर जमहूरियत में बदलाव होता है या फिर नहीं।